सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सरहदों पर पाकिस्तान के दुश्मन एक बार फिर नाकाम। पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के बुज़दिलाना हमले पसपा करते हुए 50 से ज़ायद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। अब पाकिस्तान ने अफगान उबूरी हुकूमत की दरख्वास्त पर 48 घंटे सीज़ फायर का फैसला किया है। इससे पहले ISPR के मुताबिक 15 अक्टूबर की सुबह अफगान तालिबान ने बलूचिस्तान के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट चमन में 4 मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए। तमाम पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए उनके अज़ाइम खाक में मिला दिए। इस दौरान दुश्मन की मुतादिद चेक पोस्टें और टैंक भी तबाह कर दिए गए। अफसोसनाक पहलू यह है कि अफगान तालिबान ने हमले शहरी आबादी वाले रास्तों से किए और अपनी ही जानिब वाक़े पाक अफगान दोस्ती गेट को तबाह कर दिया। खित्ते के अमन और दोस्ती के रिश्ते पर एक और कारी ज़रब ये लगी है इस सारे प्रोसेस के ज़रिए। ISPR के मुताबिक इस नौयत की कार्रवाई अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के कुरम सेक्टर में भी की गई, जिसे पाक फौज के जवानों ने जुर्रत और बहादुरी से नाकाम बनाया। जवाबी कार्रवाई में दुश्मन की 8 चौकियों और 6 टैंकों को तबाह कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान 30 से 40 दहशतगर्द हलाक हुए। पाक फौज ने अफगान हुकूमत के इस झूठे प्रोपेगेंडे को यकसर मुस्तरद कर दिया है कि हमला पाकिस्तान ने शुरू किया। तर्जुमान के मुताबिक ये गुमराह कुन इल्ज़ामात सिर्फ सच को छुपाने की नाकाम कोशिश है। ISPR ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की खुद मुख्तारी, सलामती और सरहदों के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारहाना इक़दाम का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ भारत की अस्करी क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात में भी तेज़ी आ रही है। भारत के DGMOs ने हालिया जंग में पाकिस्तान के जानी नुकसान के गलत आदाद शुमार पेश किए। उनकी जानिब से यह मज़े का खेज दावा भी सामने आया कि पाकिस्तान के 12 तैयारे तबाह हुए हैं। इसके अलावा भारत की वेस्टर्न कमांड के सरबराह ने पहलगाम जैसे एक और हमले का खदशा जाहिर किया है, जिसे भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ एक और मुमकिना मिस एडवेंचर की तैयारी करार दिया जा रहा है। देखना है कि यह मामला किस जानिब बढ़ रहा है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर दानियाल चौधरी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, PMLN से ताल्लुक है। हमें डिफेंस एनालिस्ट ज्वाइन करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ आरिफ हबीब साहब मौजूद होंगे, चेयरमैन हैं आरिफ हबीब ग्रुप के। दानियाल चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा, गवर्नमेंट अफगान इंतज़ामिया से बात कर रही होगी, क्या कहना है अफगान इंतज़ामिया का, उनको प्रॉब्लम क्या है? थैंक यू जी आदिल साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, पहली चीज़ तो आपने मुज़ाकरात और बात की कि पाकिस्तान का जो स्टांस है वो बड़ा क्लियर है कि हमने अपने अफ़गान भाइयों को ओवर 4 मिलियन लोगों को फॉर ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स अपने घर पे रखा, उनका ख्याल रखा, उनके बच्चों की तालीम और तरबियत और हर चीज़ में अपना रोल प्ले किया और जिस तरह एक मेहमान को रखते हैं उस तरह रखा और हमेशा अफ़गानिस्तान को सपोर्ट किया। हमारा अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुक़ है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम अफ़गानिस्तान के साथ हर किस्म का ताल्लुक़ रखने के लिए तैयार हैं और रखना चाहते हैं, लेकिन हम फिर एक सिर्फ बात उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी सरहद पार जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में होती है उसको रोका जाए, जो हमले पाकिस्तानी अफवाज के ऊपर होते हैं उसको रोका जाए, जिससे हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे जवान रोज़ शहीद होते हैं। सिर्फ एक चीज़ हमने डिमांड की है, उस चीज़ के ऊपर कोई निगोसिएशन नहीं हो सकती, उस चीज़ के ऊपर कोई बात नहीं हो सकती। वो एक चीज़ है कि हम आपके साथ हर बात, हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी तरफ से हमारे ऊपर हमले या उन लोगों को जो हमले कर रहे हैं उनको पनाह नहीं मिलनी चाहिए। उस तरफ से ये स्टेटमेंट आती है कि ये हम हमला नहीं कर रहे, ये कुछ और लोग हमला कर रहे हैं या वो ये हमले करते हैं। तो फिर पाकिस्तान ने एवेंचुअली ये डिसाइड किया कि हमने अपने बॉर्डर्स की, अपने मुल्क की हिफाजत करनी है और जो लोग इन हमलों के पीछे मुलव्वस हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना है और उनको घुटनों पर लेके आना है कि हमारे बच्चों के जो शोहदाओं के वर्सा हैं वो ये सवाल पूछते हैं बार बार पाकिस्तान से कि हमारे बच्चों ने आपके लिए, इस मुल्क के लिए जान दी,
हमारे बच्चों ने अपनी शहादत नोश की कि अपना आज कुर्बान किया आपके कल के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, और एक जज्बा रख कर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जज्बा रख कर, तो क्या उनके कातलों से आपने बदला लिया? क्या आपने उनके कातलों को जहन्नम के दरवाज़े तक पहुंचाया? क्या आपने उनसे जवाब मांगा? तो उस चीज़ को जवाब देने के लिए पाकिस्तान जो ऑपरेशन कर रहा है या जो जवाब दिया, वो उन हमलों की रिटेलिएशन है जिसको हम अफ़गान हुकूमत को बता भी चुके, उनको बार बार बावर भी करा चुके कि जो अफ़गानिस्तान की साइड से पाकिस्तान के ऊपर और हमारे जो लोग हैं उनके ऊपर हमले किए जाते हैं, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एट एनी कॉस्ट। राइट। अब ज़रा पॉलिटिकल सिचुएशन पे आते हैं। ये जो पीटीआई की जानिब से एक सजेशन आई है कि आप जो ट्राइबल एल्डर्स हैं और जो प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके, उस पर मुश्तमिल एक डेलीगेशन बनाएं। ये सजेशन उनकी तरफ से आ रही है जो अफ़गानिस्तान से डायलॉग करे। सो आपकी गवर्नमेंट इस सजेशन को किस तरह देखती है? देखिए अल भाई, जहाँ तक ट्राइबल एल्डर्स की बात है, ऑफ कोर्स, जहाँ तक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात है, ऑफ कोर्स हम तो ऑफ कोर्स वाई विल वी नॉट सिट एंड टॉक, हम बात करके चीज़ों को मफामत से क्यों नहीं आगे ले जाना चाहेंगे। लेकिन मफामत उनके साथ जो हुकूमत के लोग हैं, मफामत उनके साथ जो हुकूमत में हैं और जो हुकूमत के साथ काम करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ नहीं जो हमारे बच्चों की जानें लें, जो हमारे बच्चों के ऊपर हमला करें, रोज़ पाकिस्तान पे बमबारी करें, कभी गोलियां चलाएं, हमारे मासूम लोगों की जानें लें। उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात की ना कोई गुंजाइश है, ना कोई जगह है। हाँ, उन लोगों के साथ जो ये चीज़ समझते हैं कि जो हो रही है ये गलत है और मुल्की सतह पर इसको एड्रेस करना चाहिए, तो उनके साथ बैठकर वी आर रेडी टू टॉक, और इंशाल्लाह इसके ऊपर कोई बातचीत जिस तरह उन्होंने कहा तो आगे चलेगी भी अगले कुछ दिनों तक। सो अब कहा जा रहा है अफ़गानियों को 7 दिन का नोटिस दिया गया है कि 7 दिन में वापस जाएं अपने मुल्क, और ये मामला जो है वो बड़ा टाइट होता जा रहा है, टफ़ होता जा रहा है। सो क्या ये टाइमलाइन जो है वो उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें आगे बढ़ रही हैं जो हमने प्लान किया था, या फिर ये कुछ हम अर्ली कर रहे हैं? क्या अब इस वक्त क्या पोजीशन है? कहते हैं 7 डेज़ का टाइम है, अब 7 डेज़ ये फाइनल है, इसके बाद कोई स्पेस नहीं मिलेगी? देखिए, हमने 29 दिसंबर रखा था, फिर 30 दिसंबर रखा, फिर फरवरी का महीना इनको डेडलाइन दी, फिर मार्च का महीना डेडलाइन दी, और लास्ट डेडलाइन जो थी वो फरवरी मार्च में थी, जिसमें बड़ा कैटेगोरिकल एक डेट दी थी, आई थिंक 27 या 26 थी, कि उसके बाद जो कट ऑफ पीरियड है और उसके बाद जितने भी लोग होंगे जो खुद नहीं गए होंगे उनको ज़बरदस्ती भेज दिया जाएगा। इसमें से बहुत से लोगों को वापस भेजा भी गया, तो उनको और कहा कि वो लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर, दे आर मोर देन वेलकम टू कम बैक, लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर वापस आएँ। तो अभी उसकी फाइनल अल्टीमेट डेट है। इसके ऊपर जिस तरह हमने कहा कि कोई प्रेशर नहीं है, कोई ज़ोर नहीं है, लेकिन जो इलीगल लोग हैं, जिस तरह पूरी दुनिया में उनको वापस भेजा जाता है कि वो लीगल मीन्स के थ्रू आएँ, खाली वो प्रोसेस होगा, नथिंग बियॉन्ड दैट। सो एक पड़ोस में दूसरी डेवलपमेंट जो इंडिया कर रहा है, वहाँ पर कुछ स्टेट्स में उनके इलेक्शन होने हैं। ऐसे में जो इंडियन लीडरशिप की तरफ से या मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से जो इश्तियाल अंगेज़ बयानात आ रहे हैं, सो गवर्नमेंट इसको किस तरह हमारी देख रही है कि वो क्या प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि अब क्या इंडिया की तरफ से हो सकता है या किया जा सकता है? देखें, इंडिया जो है एक हारा हुआ मुल्क है अभी एज अ फाइट नाउ, जिसने अपनी इंटरनेशनल फोरम्स पे भी अपनी स्टैंडिंग को लूज़ किया है और डोमेस्टिकली भी जो मोदी की गवर्नमेंट है उसको बड़ा वीकन किया है। अब उसकी आंखों में खून तो उतरा हुआ है, बदला भी लेना है, कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन और वो प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल करते हैं, कभी अफ़गानिस्तान के थ्रू, कभी किसी और चीज़ के थ्रू, लेकिन पाकिस्तान स्टैंड्स फर्म। जो हमारा अज़म है उसको कोई हरा नहीं सकता, हमारे अज़म से कोई जीत नहीं सकता, और इंशाअल्लाह इन तमाम चीज़ों का जब भी कोई रिटेलिएशन हुई तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन हम कॉन्फ्रंटेशन के रिटेलिएशन के हक़ में ना हैं ना थे। पाकिस्तान इस रीजन की एक जियोपॉलिटिकल लोकेशन होने की वजह से एक प्रोमिनेंट फिगर बढ़कर सामने आया है, एंड वेयर वी वांट टू बी अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर अगेन एज वेल। वीव शोन आवर मसल्स टू द वर्ल्ड, और इंशाल्लाह इन कमिंग ईयर्स
हमारे अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, इकोनॉमिक वाइज इकोनॉमिकली किस तरह ग्रो कर सकते हैं, हम दुनिया को वो दिखाना चाहते हैं। आवर एंटायर फोकस इज़ ऑन दैट रादर देन कॉन्फ्रंटेशन विद इंडिया एंड अदर कंट्रीज़। ओके, फेयर एनफ। लेट्स टॉक अबाउट पेशावर और केपी नाउ। ये जो अब नई इलेक्शन है चीफ मिनिस्टर की ओट टेकिंग सेरेमनी के बाद, अब फेडरल गवर्नमेंट की जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है उसके, यानी नई गवर्नमेंट है प्रोविंस की, किस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, किस तरह का रिलेशनशिप रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं? बिकॉज वो तो बहुत एग्रेसिव टोन में है, वो स्टेट की पॉलिसीज़ को, फेडरल गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स को या पॉलिसीज़ को नल एंड वाइट करने के मूड में है। वो कहते हैं कि ये नहीं चलेगा। अब आदिल भाई, मैंने जिस तरह पहले कहा कि वफाक जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे करके अपनी पॉलिसीज़ अनाउंस करता है, और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं जिनके बच्चे, जो हमारे शोधा, जो हमारे जवान रोज़ शहीद हो रहे हैं, अगर उनको मारने वालों के साथ कोई सपोर्ट करे, उनके हक़ में तकरीर करे, तो हम में से नहीं, हम उसके साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं, उसके साथ चीज़ें आगे चलाने के लिए तैयार नहीं। ये बर्ताव कि उन लोगों को सपोर्ट करो या उन लोगों के हक़ में बयान दो, व्हाटसोएवर, जो मर्जी रीज़न्स हो, आप हाउ इज़ इट एक्सेप्टेबल एट एनी फोरम। उनके साथ ना बात हो सकती है ऐसे लोगों के साथ, ना उनको हम एक्सेप्ट करते हैं, ना उनके साथ कोई रिलेशनशिप चला सकते हैं। हाँ, आइनी पोजीशन है चीफ़ मिनिस्टर की, चीफ़ मिनिस्टर के साथ जो भी होगा, हम जहाँ तक उनकी बात है उसको हम कंडेम भी करेंगे, उनकी स्टेटमेंट्स को, उसके ऊपर आपको हम एक्शन भी लेंगे, उनको हम जो पीका रूल्स हैं, लॉज हैं, उसको भी देखेंगे कि उसके ज़ुमरे में वो कैसे आ सकते हैं। कि मतलब ऐसा बंदा जो मुल्क को तोड़ने की बात करे, जो मुल्क को आग लगाने की बात करे, जो पाकिस्तान के लोगों को शहीद करने की बात करे और कहे कि मैं बलूचिस्तान के साथ खड़ा हूँ या उन लोगों के साथ जो अग्रेसर्स हैं उनके साथ खड़ा हूँ, उनके साथ कोई देयर इज़ नो टॉलरेंस ऑन इट, और उसके ऊपर उसको सीधा जवाब दिया जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि लॉ अपना कोर्स क्या लेता है, क्या किया जाता है, लेकिन हम जिस ऑफिशियल चैनल पे इसको फ़ाइट कर सके, हम उसको फ़ाइट करेंगे। राइट, थैंक यू सो मच। दानियाल चौधरी, PMLN पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब आप PMLN की गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है वो सुन रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और गेस्ट हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान अफगानिस्तान सूरत हाल। पाकिस्तान ने दबा के जवाब दिया है तालिबान को, और काबुल में, कंधार में खवारजियों के और तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया है और भारी नुकसान पहुंचाया। और अब उनकी दरख्वास्त पर 48 घंटे का सीज़ फायर हुआ है, और पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे बलूचिस्तान या KPK पे जो कुछ इस वक्त वहाँ से हो रहा था, इन्फिल्ट्रेशन से लेके अटैक्स तक, उसकी ज़बरदस्त रिटेलिएशन की है। तो अब 48 आवर्स का स्पेस सीज़ फायर, देखते हैं आगे क्या होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर वकार हसन साहब। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि अभी 12 अक्टूबर को तालिबान ने भारी जानी माली नुकसान उठाया, आज फिर जारियत की कोशिश की गई, ये क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, और अफगानिस्तान बेसिकली चाहता क्या है? जी, मेरे ख्याल में तो थोड़ा रजीम को, अफगानिस्तान को स्प्लिट करने, बेसिकली अनऑथराइज्ड रजीम है, और मे बी आई वुड से कि बड़ा अच्छा हो गया कि मुनाफिक का इबादत था वो उतर गया, और नाउ वी आर वेरी क्लियर कि ये पहले डीलिंग डायलिंग होती थी जी कि हम तो नहीं सपोर्ट कर रहे, अगर वो अपनी लेट्स से व्हाटएवर फोर्सेस दे हैव उसको ला के बॉर्डर पे भारत को खुश करने के लिए कोई फ्रंट क्रिएट करना चाहते, तो आई थिंक वो भी डेंट। तो आई थिंक दो बड़ी इमेज टूट गई हैं वेस्ट और साउथ एशिया में। भारत की इनविंसिबिलिटी की थी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल फोर्सेस, और इनके दिमाग में भी खन्नास था कि शायद 5000 साल की हिस्ट्री है, हमेशा पाकिस्तान की मदद से ही अगर सुपर पावर कोई पुश आउट किया गया, उसमें पाकिस्तान का बड़ा मेजर रोल था, एंड दे फॉरगॉट इट कि यहीं पे रहे, यहीं पे पाकिस्तान इनको होस्ट किया। 50 लाख अफगान को, जो सारे तालिबान नहीं है, लेकिन 50 लाख का भी आप देखें यूरोप में काफी मुल्कों की आबादी नहीं है, तो टेक्निकली आप पूरा एक मुल्क पाल लेते हैं। दूसरा जो है, दे फॉरगॉट इट कि जो ऑपरेशन है उसमें पाक टेक्नोलॉजी, प्रिसीजन टारगेटिंग है, ये तो समझ रहे हैं कि हम लेट्स स्पिन बोल्दक पहुंच गए या कुरम पहुंच गए, नॉट रियलाइजिंग कि आपकी पूरी जो टेल है काबुल से लेके या कंधार से जो क्वेटा आती है, या लेट्स से चमन के बॉर्डर पे या खैबर वाली साइड पे, वो सारी एक्सपोज्ड है टू पाकिस्तान सर्वेलेंस और टारगेटिंग सिस्टम। क्योंकि आपने देखा है कि जो दहशतगर्दों के हब्स हैं वो कंधार में है और काबुल में, और एक्नॉलेज किया अभी अफगान फोर्सेज एक्नॉलेज कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। अगर उनकी रिक्वेस्ट है तो शायद उन्होंने एक तो बॉडीज उठानी है, दूसरा रीग्रुप करेंगे, और तीसरा अफगानिस्तान के अंदर अभी बड़ी शोरश शुरू है जो टाइम हम लोग डिसरिगार्ड कर रहे थे कि अफगानिस्तान इज नॉट अ मोनोलिथ,
या इनकी रजीम की इतनी भी ग्रिप नहीं है। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। विद इन तालिबान रैंक्स 3 फैक्शन है बड़े, कंधारी ग्रुप है, फिर काबुल वाले हैं, देन कानी ग्रुप है, और उनकी डिफरेंट व्यू अगर आप देखें तो नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट बहुत एक्टिव है, और अफगानिस्तान में 2 करोड़ ख़वातीन बंद है। तो क्या ये स्टेट इस तरीके से एग्जिस्ट कर सकती है? मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अगर दोवल के पैसों पे आपने ये करना है कि अपने जो भी फ्रंट भी तबाह करवाना है, तो इनकी अपनी रेट फायर किया जाए। ठीक, जो ये बताएं कि क्या जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि 12 अक्टूबर को तालिबान ने कोई रूसी साख्ता बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के ज़रिए पाकिस्तान पर हमला किया है, क्या किसी बैरूनी मदद के बगैर इतनी सोफिस्टिकेशन नज़र आ सकती थी या एक्सपेक्ट की जा सकती थी, इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन ये यूज़ हुआ? देखें 4 साल हो गए, इसमें कुछ रिपेयरिंग तो की है। इतनी कैपेबिलिटी देखें, अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें तो हमास और जो है इवन हूथी दे वर एबल टू बिल्ड अप। बाकी इसमें डेफिनेटली भारत की मुआवनत होगी। और अच्छी चीज़ ये है कि जब पाकिस्तान को भी मौका मिला है ना, अफगानिस्तान इज ओपन, वहाँ से लेके नीचे आप हेरात तक चले और हेलमत तक सारा अफगानिस्तान भी ओपन है। और उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये जो जहाँ भी इनके अड्डे हैं, और वी हैव इन्फॉर्मेशन कि कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, तो उसको टारगेट करके स्पेशली टेररिस्ट हब को खत्म किया जाए। भारत कैन ट्राई। देखें, उसमें मैं वही कह रहा था कि दे आर स्टिल बैटिंग ऑन, ये एक्चुअली दोनों डेड हॉर्सेज है। साउथ एशिया का सबसे बड़ा डेड हॉर्स भारत है, जिसको शेख में शायद बुलाया नहीं गया। और फिर अफगानिस्तान, अगर 2 मिल के डेड हॉर्सेज जो है समझते हैं कि दे कैन चेंज द स्टेटस को, वो ऐसा नहीं होगा। आई थिंक दे ट्राइड इट, और अपनी मिथ को तोड़ा भारत ने, जो उसकी थी इनविजिबिलिटी की ईस्टर्न बॉर्डर पे, और अभी ये जो मिथ थी 5000 साल की, ये भी खत्म हो जाएगी। बाकी हम कोई बुरा नहीं चाहते, बेसिकली एक ही डिमांड है कि अब टेररिज्म को बंद करें, विच इज वेरी सिंपल डिमांड। ऐसा इंटरनेशनल कम्युनिटी भी डायरेक्ट अटैक फोर्स जो ब्लैकमेल करती है, ईरान है, पाकिस्तान है, और सारा नजला ज्यादा पाकिस्तान पे गिरता है, तो ये ट्राई करते रहेंगे डेफिनेटली। लेकिन मेरे ख्याल में फिर अगर रजीम ही चेंज हो जाएगी तो भारत किसको मदद देगा और कौन सा सिस्टम वहाँ पे चलेगा? तो दे हैव टू आई थिंक ओवर इट। अगर चीज फायर हुआ है, इसमें कोई अगर कंस्ट्रक्टिव बातचीत होती है तो उस पर आगे बढ़ा जा सकता है। राइट। ये जो लास्ट टाइम अटैक था, उस वक्त अफगान वज़ीर ख़ारजा थे, भारत में मौजूद थे, जहां दोनों मुल्कों के दरमियान परवाज़ें बढ़ाने की बात हुई, चाबहार पोर्ट से ट्रेड की बात हुई। इस तरह की सिग्नलिंग का मकसद आपके ख्याल में क्या है? क्या पाकिस्तान से बातचीत को जो लेवरेज करना है, या फिर अफगान सरजमीन पर भारतीय फुटप्रिंट्स में इजाफा चाहते हैं? व्हाट दे वांट? ये दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये हैं हवाई के लिए। अभी मैं देख रहा था चैम्बर ऑफ कॉमर्स साथ मुतकी साहब बात कर रहे थे कि ट्रेड रूट्स खुलने चाहिए, आमदोरफ्त तो अच्छा चाह बात टेक्निकली बंद है। देखा जाए तो सैंक्शन इतनी हो चुकी है कि आई डाउटेड कि अभी एक्टिवेट हो सके। तो आपका वो रास्ता तो जहाज से फिर लेके जाएं आप गंदम की बोरियां, अगर आप देना चाहते हैं तो इट्स वेरी वेरी अब्सर्ड। इंस्टेड ऑफ के जी आप अगर पूरे खत्ते के अमन की बात करें, मोदी साहब ने इधर भी मुखासमत है पाकिस्तान के साथ, साउथ एशिया में, वेस्ट एशिया में कुछ सुनता नहीं है उनकी, तो आप फिर कौन सा ट्रेड रूट खोलेंगे? बाकी ठीक है अगर, और दूसरा अगर पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद की हुई है भारत की, तो जाएंगे चक्कर लगा के जो जितने भी जहाज है लेके जाएं। आई एम श्योर मिडिल ईस्ट को अगर पता चलेगा कि ये नेगेटिव एक्टिविटी के लिए यूजर शायद वो भी फिर इस तरह की फ्लाइट्स को इजाजत ना दे। तो ये सारे हवाई के लिए। बाकी ये जरूर है कि तालिबान के आई वुड से एक दिमाग में खन्नास था कि दे कैन यूज टेररिज्म एज अ टूल ऑफ पॉलिसी, और कंसेशन ड्रॉ करेंगे। इनकी डिमांड यही थी ना जी कि फाटा का खोलें या आगे सेटल हो और हमें उसी तरह फिरने दें। तो इसका मतलब है कि फिर पाकिस्तान स्टेट शुड कम टू प्रेशर, और फिर इंटरनली माशाल्लाह कुछ लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वेरी अब्सर्ड काइंड ऑफ नैरेटिव, फिर आप बातचीत करें। हम रोजाना भारत के डीजीएमओ ने गुज़िश्ता रोज़ पाक भारत जंग के हवाले से बड़ा एक मज़े का खेज़ आदाद शुमार पेश करके अब्सर्ड किस्म का वो स्टेटमेंट दिया है। इस तरह के वेस्टर्न कमांड के सरबराह ने पहलगाम जैसे हमले का खदशा भी जाहिर किया है। इस पेशरफ्त को आप किस तरह देख रहे हैं? जो पहले स्टेटमेंट है अनिल चौहान का है, एयर मार्शल भारती का है, सोफिया कुरैशी का, उसको देख लें। और मुझे लग रहा है कि कौम में से जागना शुरू हुआ। पहले एयर चीफ जागा है, उसके बाद आर्मी चीफ, और अभी जो इनका डीजीएमओ है। तो बाकी उसने कहा था दोनों ने कि शीशा भी नहीं टूटा, लेकिन जॉर्ज फ्रांसिस के स्टेटमेंट इन इंडियन पार्लियामेंट, जो MP है कर्नाटक के 6 जहाज गिरे। तो प्लीज डोंट टेल अस कि जी क्या चीज होती है। बाकी देखें उन्होंने बिहार का इलेक्शन में लड़ना है, रिटोरिक चलता रहेगा और गोदी मीडिया पे हम खुद जाते रहे। इट्स हाईली अब्सर्ड नैरेटिव जो मुल्क जो है जिसको पाकिस्तान ने फेंटा लगाया है। बाकी हम सुनते आए कि अक्टूबर में अटैक होगा तो सितंबर होगा, तो सारे महीने गुजर गए, आगे भी देख लेंगे। राइट, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आरिफ हबीब साहब मौजूद होंगे हमारे साथ, उनसे ज़रा इकॉनमी बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक। पाकिस्तान की मईशत के लिए आज एक बड़ी और हौसला अफजा खबर सामने आई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो गया है। स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट है उस पर जो डायलॉग हुआ, अब सिर्फ IMF बोर्ड की उससे अप्रूवल बाकी रह गई है, जिसके बाद पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त जारी की जाएगी। IMF के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान का इक्तिसादी प्रोग्राम बतदरीज इस्तेहकाम की जानिब जा रहा है और मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है वो रिस्टोर हो रहा है। रवा माली साल में 14 साल बाद करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में तब्दील हुआ है। फाइनेंशियल बैलेंस हदफ से बेहतर रहा है, महंगाई कंट्रोल में है, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और मुआशी तरक्की की जो शरह है वो 3.5% तक जो ग्रोथ है वो रहने का इम्कान है। अलबत्ता इस तखमीने में हालिया सैलाब का जो इफ़ेक्ट है वो शामिल नहीं है। उधर दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में भी रवां हफ्ते के आगाज़ में शदीद मंदी के बाद तेज़ी से रिकवरी देखी जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ 100 इंडेक्स में हालिया तारीख का दूसरा सबसे बड़ा सिंगल डे इजाफा रिकॉर्ड हुआ है और आज भी मार्केट में मज़बूत रुझान बरकरार रहा। रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा नुमायां कमी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। देखते हैं अब क्या होता है। जबकि जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें भी कई मंसूबे पाइपलाइन में हमें नज़र आ रहे हैं। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़जाना से जो मुलाकात हुई है उसमें अमरीकी कंपनियों को ऑयल, मिनरल्स, एग्रीकल्चर और IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स की दावत दी गई है। मुल्क की जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है उस पर जो सारी तफसीली इस वक्त हमने गुफ्तगू करनी है। आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है, IMF की जो सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट है वो आ गई, स्टॉक एक्सचेंज रिकवरी हुई है, आर वी हेडिंग टुवर्ड्स द राइट पाथ या अभी है देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो? आई थिंक इट इज लॉन्ग वे टू गो। हम कह सकते हैं कि वी आर ऑन ए राइट पाथ, क्योंकि जिस तरह हम डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंच गए थे, वहां से जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव रिकवरी हुई है। लेकिन अगर हम ये कहें कि कोई हम यानी मतलब हमारी जो है वो इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, तो आई थिंक वो तो नहीं है कि हम सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे अभी नहीं पहुंचे। बट ये है कि हम इस वक्त राइट पाथ पे, और पर्टिकुलरली जैसा कि आपको पता है कि ये पहले मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, फिर आई थिंक ये रिवाइवल होता है इकोनॉमी का। एंड पर्टिकुलरली पिछले दिनों इतना हाई इन्फ्लेशन की वजह से जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हो गया था वो अभी फुल्ली रिकवर नहीं हुआ है, और वो रिकवर नहीं हुआ है तो उसकी वजह से लोगों के लिए रोजगार की अपॉर्चुनिटीज और जो ओवरऑल बिजनेसेस जो हैं उसमें इतनी ज़्यादा जो है वो बेहतरी नहीं आई है। ये इस पे इक़दाम लेने की ज़रूरत है कि जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है वो और मज़ीद रिकवरी हम हासिल कर सकें। सर, ये IMF की 3.5% इकनॉमिक ग्रोथ की प्रोजेक्शन है इस सारे अरसे में, जिसमें जो फ्लड का इफ़ेक्ट है वो शामिल नहीं किया गया। आपके ख्याल में ये जो सैलाब से इकनॉमिक ग्रोथ को कितना को डेंट पड़ा है? व्हाट इज़ योर असेसमेंट और अंडरस्टैंडिंग? आई थिंक ये 0.5% ऑफ द GDP है, 0.5% ऑफ द GDP है जो इसका आई थिंक टोटल $2 बिलियन बनता है। लेकिन उसके बाद ये पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चर है, जब ये फ्लड्स के बाद और बारिशों के बाद फिर ये लैंड हमारी बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। तो इसके बाद जो एक्सपेक्टेड ये है कि हमारे इंशाल्लाह जो है वो क्रॉप्स अच्छी होंगी, तो वो क्रॉप्स अच्छी होंगी तो उसकी वजह से जो है ये मेकअप हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि इवन जो हमारा ग्रोथ रेट है GDP का, कि वो तो न सिर्फ ये 3.5 आएगा बल्कि इससे भी मैं बेहतर देख रहा हूँ। ओके, इससे ज़्यादा बेहतर देख रहे हैं, लगे बिटवीन 3.5 और 4 देख रहे हैं या 4 देख रहे हैं? जी हाँ, आई थिंक जो है वो 4 इंशाल्लाह मुझे लगता है कि अचीव हो जाएगा, जिस किस्म का इस वक्त एनवायरनमेंट है। और फिर ये जिस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये क्रॉप्स जो हैं वो नेक्स्ट क्रॉप सारी जो है वो बेहतर होंगी, अच्छी होंगी, तो उसका जो है वो GDP ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन जो है वो मीनिंगफुल होगा। सो यू डोंट सी डिक्लाइन इन क्रॉप्स? आपको ये फ्यूचर में नहीं लगता कि ये हमारा डिक्लाइन जो लॉस हो गया सो हो गया, जो और उसमें भी ये है कि जो एडिशनल सोइंग हुई थी उसमें से लॉस हुआ है। मुझे नहीं लगता कि पिछले साल के मुकाबले में जो है वो कम होंगी प्रोडक्शंस।
तो जो एडिशनल वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़्यादा होगा इस पीरियड में, और इस पीरियड में मेनली तो जो इफेक्ट आई थिंक हुआ है वो सिर्फ राइस को हुआ है। वीट को तो जो है वो कोई ऐसा उसकी तो अभी सोइंग जो है वो हो रही है। कॉटन भी जो है वो मुना उसका जो एडिशनल था उसमें से कुछ हिस्सा जो है, लेकिन अभी तक जो अराइवल्स हैं वो तो पिछले साल से जो है वो कॉटन की बेहतर हैं। तो यूं ये मैं समझता हूँ कि उसका ये सैलाब ना आता तो हम ज़्यादा अच्छे होते इस वक्त, लेकिन ये है कि फिर भी आई बिलीव कि वी विल बी इन ए decent position. So you don't see import of cotton and wheat in coming months? I think wheat का तो मैं नहीं समझता, लेकिन कॉटन तो ज़ाहिर है वो बहुत बड़ा गैप है। कॉटन इंपोर्ट ज़रूर होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर से कॉटन कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। ठीक है, अब ज़रा ये इन्फ्लेशन के हवाले से बात करते हैं। IMF ने कहा है कि ये कंट्रोल में है, जो उनकी अभी रिपोर्ट कहती है। क्या आगे ऐसा कोई ख़दशा है कि इसमें कोई इंक्रीज़ आए? क्योंकि हम इंटरेस्ट रेट अगर देखें उसमें कोई ख़ास कमी फ़िलहाल हमें दिख नहीं रही। स्टेट बैंक भी बहुत एहतियात से आगे बढ़ रहा है। जी, आई बिलीव कि जो एक्सपेक्टेशन है, गवर्नर साहब ने फिर शायद कल जो है वो ये कहा है कि उनका इन्फ्लेशन का जो एस्टिमेट है वो बिटवीन 5 to 7% है, और वो कहते हैं कि वो इंटैक्ट है उनका एस्टिमेट। मैं भी ये समझता हूँ कि वो मतलब ये है कि कोई ये आगे जाके ये मतलब 7% को हम देखेंगे, मुमकिन है वो 8% को भी टच करे, लेकिन साल का जो एवरेज जो है वो आई बिलीव के अराउंड 7 नज़र आता है। ओके, सो ये अभी इन्वेस्टमेंट के मामले में क्या पोजीशन है? इस ट्रेंड में कोई बड़ी हमें चेंजेस नज़र नहीं आ रहे? क्या जो इश्यूज़ हैं जो अभी तक रिजॉल्व होने हैं, कुछ हमारे सामने ऐसे चैलेंजेस हैं? आई थिंक अभी काफ़ी अच्छी एफर्ट्स हो रही हैं। आई थिंक लोकल एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो आपको जैसे कि पता है कि ये रिकॉर्डिक जो है वो अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। रिकॉर्डिक में ये हमारी जो माइनिंग के सिलसिले में वो $7 बिलियन का प्रोजेक्ट है। उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो अभी फर्म अप हो गया है। उसका डेट एंड इक्विटी का 50-50 है, और डेट की अवेलेबिलिटी की भी अच्छा इंटरेस्ट है, और जो है वो इक्विटी तो ऑलरेडी है ही। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है हमारे लिए। इसके अलावा और भी जो है इसके साथ जो और माइन लीजेस जो है वो गवर्नमेंट ने दी हैं, वो उसमें भी प्राइवेट सेक्टर काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो वहाँ तो आई थिंक माइनिंग में जो है वो एक अच्छी प्रोग्रेस है। एग्रीकल्चर में भी कुछ प्राइवेट सेक्टर ने लिया है, फिर अभी ये सऊदी ने भी जो है वो कुछ कमिटमेंट की है। फिर अभी जो सऊदी डेलीगेशन आया था वो भी काफ़ी उन्होंने दिलचस्पी ली। इस्लामाबाद में उन्होंने सारी मीटिंग्स की, कराची में की, फिर लाहौर में की, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और फिर अब दोबारा इसका फॉलोअप मीटिंग जो है वो रियाज में 26 को है। तो मैं वहाँ भी समझता हूँ कि कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव अचीवमेंट जो है वो नज़र आती है। तो इस तरह जो है वो अगर कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो क्लोजर की तरफ जाएंगे तो और लोगों के लिए भी इनकरेजमेंट होगी। आई थिंक और लोग भी फिर इसमें जो है वो इंटरेस्ट लेंगे पाकिस्तान में। और फिर लोकल्स के पास भी लिक्विडिटी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी है और इन्वेस्टमेंट एपिटाइट नज़र आता है। तो मुझे लगता है कि अगर राइट प्रोजेक्ट्स उनको अगर प्रेजेंट हुए तो ये लोकल इन्वेस्टर्स, लेकिन उससे पहले जो चूंकि हमारे यहाँ मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं ना आदिल साहब, वो अंडर कैपेसिटी चल रहे हैं, यानी उनमें आइडियल कैपेसिटीज चल रही हैं। पर्टिकुलरली जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जो टेक्सटाइल है, इसमें तो पहले आई थिंक वो इक़दाम की ज़रूरत है कि जिससे इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरी अचीव हो। तो वो विदाउट मेकिंग एनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपको जो है वो जीडीपी ग्रोथ देगा। तो ज़्यादा अभी कोशिश और मेहनत ये करनी चाहिए कि आपका ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज खर्च किए बगैर इनकी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, तो फिर उनमें फर्दर इन्वेस्टमेंट होगी। फॉर एग्जांपल सीमेंट है, सीमेंट इज़ ए प्रॉफिटेबल बिजनेस, बट इनकी जो है वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लो है। तो उसमें ये जब एक्टिविटी
अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह में बेहतरी हो रही है और वो हो रही है तो उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, जिसकी बेस पर हम थोड़ा सा उम्मीद करते हैं कि हमारा जीडीपी ग्रोथ टारगेट जो है वो अचीव हो सकेगा। तो ये टेक्सटाइल के लिए इकदाम करने कि उनके कॉस्ट के इश्यूज हैं, पर्टिकुलरली जो पावर का है, तो पावर में गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़रा उनके मुश्किलात को दूर करने में उनकी हेल्प करे, नंबर 1। और नंबर 2, तो जो टैक्सेस वगैरह के सिलसिले में इनको ऐसी थोड़ी सी एडजस्टमेंट देने की कोशिश करे कि जिसकी वजह से ये ज़रा इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाए, तो वो अपनी फिर आइडियल कैपेसिटीज़ को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकें। राइट अब ये फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कहा है कि 5 ग्रुप्स हैं जो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन में इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आपका ग्रुप भी शामिल है, क्या कोई होप है ये प्राइवेटाइजेशन कामयाब होती दिखाई दे रही है आपको? आई थिंक ये डेफिनेटली पीआईए जो है वो एक फर्स्ट राउंड में तो आपने देखा है कि वो इज़ नॉट ए वेरी इजी प्रोजेक्ट, इज़ ए डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट। तो ये सारे जो अभी जो प्रोस्पेक्टिव इसमें इन्वेस्टर्स हैं जो प्री क्वालिफाई हुए हैं, वो सब सीरियस इन्वेस्टर्स हैं और वो हमारे मुल्क के जो है वो आई थिंक बेस्ट इन्वेस्टर्स हैं। तो वो बहुत सीरियसली इसमें जो है वो काम कर रहे हैं और उन्होंने फिर इंटरनेशनल एडवाइजर्स भी जो है वो हायर किए हैं और इसके ऊपर जो है वो पूरा सीरियसली इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट को जो है वो फैसला करना होगा कि वो गवर्नमेंट जो है वो इसको पोस्ट प्राइवेटाइजेशन एक अच्छी एयरलाइन के तौर पर देखना चाहती है या वो अभी खाली उसको सेल करना चाहती है। तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेल का है तो आई बिलीव कि वो कोई हमारे यानी मुल्क के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। और अगर ये माइंडसेट होगा कि भाई ये पोस्ट प्राइवेटाइजेशन पीआईए जो है वो एक जो पास्ट ग्लोरी है वो दोबारा अचीव करे, तो उस पे उनका अगर माइंडसेट हुआ तो आई बिलीव कि इन्वेस्टर्स वुड आल्सो बी इनटू इट और उसमें वो करेंगे। तो उसमें अब ये फाइनल स्ट्रक्चर क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इन लोगों ने जो सब जो बिडर्स हैं, प्री क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने जो इंटरनेशनल एडवाइजर्स अपॉइंट किए हैं, उनकी जो है वो ड्यू डिलिजेंस के बाद वो उसकी अपनी रिपोर्ट जो है वो देंगे और उसकी बेसिस पर भी इन्वेस्टर्स फैसला करेंगे और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट का जो है वो रिजर्व प्राइस और उनकी अपनी वैल्यूएशन वो मैच कर गई तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक, राइट, थैंक यू सो मच। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, और बता रहे थे कि इकॉनमी के हवाले से क्या अच्छी डेवलपमेंट्स हुई और आगे अब क्या करने की ज़रूरत है, कौन से स्टेप्स लेने होंगे। आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।